नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये डेली एमसीक्यू सीरीज है जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सवाल करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे अपवाह तंत्र के कुछ सवाल करेंगे। उसके बाद से विश्व के जो प्रमुख सागर हैं इसको देखेंगे और जलधाराओं को भी देखेंगे हम लोग। इसके अलावा हिस्ट्री में दो जगह से करेंगे। एक है कि पूर्व मध्यकालीन जो भारत है, इतिहास है, उसके स्रोत क्या क्या हैं। उसके बाद से देखेंगे हम लोग कुछ सवाल मॉडर्न हिस्ट्री के भी करेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना और अच्छे सवाल हैं, वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट करना है कि एक सवाल को। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। कुछ सवाल कठिन स्तर के होंगे और कुछ सवाल आसान होंगे, लेकिन दोनों को मिक्सअप कर देगा अगर आयोग को कठिन बनाना होगा पेपर तो। ओके, आपको ढूंढना पड़ेगा कि किन सवालों को करना है और किसको छोड़ना है। शुरू करते हैं पहले सवाल से कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। तो इटालियन यात्री हैं बहुत सारे आए थे, लेकिन विजयनगर राज्य यहाँ पर दिया हुआ है, 15वीं शताब्दी भी दिया हुआ है। तो निकोलो कोंटी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। निकोलो डी कोंटी इटली का रहने वाला था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में, ये भी नोट करना, देवराय प्रथम के शासनकाल विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। निकितन एक रूसी यात्री था जिसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाले बहुत कम यात्रियों में से एक है निकितन है, और ये कहाँ से आया था? रूसी यात्री है। रूस से भी कम यात्री आए हैं भारत में। फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फ्रांसीसी चिकित्सक फ्रांसिस बर्नियर जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ओके, और वह दानिशमंद खां के साथ 5 वर्षों तक रहा। उसने विलियम हार्वे और पैगवेट के रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में भी बताया था। तो इन सारे यात्रियों के बारे में बता दिया है। एक एमसीक्यू से आपके 5 से 6 फैक्ट निकल रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ये क्या है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं, सही ये पूछा है। मार्को पोलो इटली, इबन बतूता मोरक्को, निकितन रूस दिया हुआ है, सईद अल रईस तुर्की दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी सही सुमेलित हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। मार्को पोलो इटली का ही यात्री था, और लेकिन इसने कहाँ की यात्रा की थी ये देख लेना, और कब आया था। ये 13वीं शताब्दी में आया था और दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। ये वेनिस शहर जो है वहाँ से आया था भारत। ये इबन बतूता मोरक्को से आया था। इसकी किताब का नाम है रेहला, और भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था। निकितन एक रूसी यात्री है, ऊपर बता ही दिया मैंने इसके बारे में। यहाँ पर आपको मैच करना है, ऑलरेडी मैच है तो इसको सही से ढंग से देख लेते हैं। किताबुल हिंद किसकी रचना है? ये अलबरूनी की रचना है और अरबी भाषा में लिखा हुआ ये बुक है। रेहला अभी मैंने बताया इबन बतूता ने लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, और पादशाह नामा लिखा है लाहौरी ने। इसको इसी क्रम में याद रखना, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। अगले सवाल पर चलते हैं कि मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। तो जो विदेशी यात्री आते थे भारत या किसी भी देश की यात्रा करते थे, फिर वहाँ के वर्णन करते थे अपने किताबों में, और अपने देशों में जाके लोगों को बताते थे किताबों के माध्यम से। तो इससे क्या होता था, वहाँ के लोगों को दूसरे देशों के बारे में जानकारी मिलती थी। आज के जैसे इंटरनेट जैसी चीज़ें तो उपलब्ध नहीं थी, तो जानकारी का एक ही स्रोत होता था, कोई जाए देखे और उसको लिखे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए उसका जो यात्रा है वो अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई थी उसको। मार्को पोलो कहाँ से आया था? ये इटली से आया था। भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेरात के अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। अब्दुल रज्जाक का नाम आप सुनते हैं कि ये विजयनगर साम्राज्य में आया था, और इसने क्या बोला था कि विजयनगर के जो शहर है उसके बारे में बोला था कि ये यूरोप के जितने भी शहर हैं उन सबसे भी खूबसूरत है। उसने बोला था कि इसको इंसानों द्वारा बनाना संभव नहीं हो सकता था। तो पहला तो गलत हो जाएगा, तो पहला अगर काट देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 2 और 3 सही है, एलिमिनेशन से कर सकते हैं इसको। इब्न बतूता दिल्ली और दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेख उपलब्ध कराता है। दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ले गया था, और इसी के समय में इब्न बतूता भारत आया था। इसके बारे में हमें जानकारी बिल्कुल देता है ये। फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। तो ये भी सही है कि मुगल भारत में भूमि जो होती थी या वन होते थे वो निजी संपत्ति कम ही होते थे, जमींदारी जागीरदारी जैसी व्यवस्थाएं प्रचलित थी। तो इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बादशाह नामा का लेखक निम्न से कौन है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी नाम है इनका, ए आंसर हो जाएगा। अबुल फजल ने कौन सा किताब लिखा है? तो इन्होंने लिखा आईने अकबरी लिखा है।
जिसका पाठ है अकबरनामा। ओके, आईने अकबरी के 2 से 3 खंडों में लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। दरबारी कवि था ये अकबर के समय। निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? अभी बताया मैंने, इब्न बतूता का रेहला। किताब का क्या नाम है? रेहला नाम है इनके किताब का। सूची मैच करना है आपको। अब्दुल वहीद बेलग्रामी, नक्शबी, औरंगजेब, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने कौन सा किताब लिखा है? तो इसने लिखा है हुमायूं नामा। तो डी का 4 एक में ही है, ए आंसर हो जाएगा। पहला का अब्दुल वहीद बेलग्रामी हक़ हिंद लिखा है। नक्शबी ने कोक शास्त्र लिखा है। औरंगजेब ने फतवाह आलमगीरी लिखा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर सबका दिया हुआ है। विज्ञानेश्वर, फिर से मैच करना। विज्ञानेश्वर की किताब का नाम है मिताक्षरा। ये कानून की पुस्तक में से एक आती है। विज्ञानेश्वर का है मिताक्षरा। ओके, जो हमारे संविधान में हिंदू लॉ है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिताक्षरा बुक से लिया गया है। फरीकुल्लाह खां का बुक है राग दर्पण। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत जो बुक आई है, कल्हन की राज तरंगिनी बुक है। ध्यान रखना ये सभी का, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। तूतीनामा के रचनाकार कौन है? तो ये है जिया नक्शबी। इसका आंसर डी हो जाएगा। जिया नक्शबी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई, जिसका अनुवाद तुर्क एवं यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से है? तो ये हेरात से आया था। 15वीं शताब्दी विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करने वाले राजनायिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध हेरात यानी कि अफगानिस्तान दिया हुआ है। हेरात अफगानिस्तान। अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, इसको मैच करना है। अलबरूनी 12वीं शताब्दी लिखा हुआ है। इब्न बतूता 13वीं शताब्दी, फ्रांसवा बर्नियर 11वीं शताब्दी लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं में डी हो जाएगा। तीनों ही के तीनों गलत दिए हुए हैं। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी मोरक्को से आया था, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। अलबरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अरबी भाषा में लिखी गई है। सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है इसका आंसर। इसका और तीसरा है कि इसमें अलबरूनी ने खगोल तथा माप तंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। ये किस भाषा की बुक है? इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ये पूछा जा चुका है कितनी ही बार। अरबी भाषा की बुक है। रेहला निम्नलिखित में किस यात्री का एक यात्रा वृत्तांत है? तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारियाँ दी हैं। उसका जन्म तंजियर में हुआ था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 और 2 सही है, क्योंकि कितनी बार लूटपाट तो इब्न बतूता के साथ ही हुआ था। तो तीसरा इसमें गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, ये पूछा गया है। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वह मुल्तान व उच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया था। तो 16 का आंसर हो जाएगा डी गलत दिया हुआ है इसमें। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ बारबोसा, टेवर्नियर, मनुची। बारबोसा के सामने लिखा हुआ है कि उत्तर भारत के समाज और व्यापार का वर्णन किया। बारबोसा कहाँ पर आया था? अगर ये भी आपको याद होगा तो आप काट सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। टेवर्नियर भारत की तुलना ईरान व ऑटोमन साम्राज्य से की है। मनुची कभी यूरोप वापस नहीं गया, भारत में ही बस गया था। तो इसको देखते हैं कौन से सही सुमेलित हैं। तो 2 और 3 सही सुमेलित हैं। बारबोसा उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत के में राज्य जो थे वहाँ पर आया था ये। बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण लिखा है। पहला गलत है। टेवर्नियर फ्रांसीसी जौहरी था जो उसने 6 बार भारत की यात्रा की थी और भारत के शहरों के बारे में जानकारी जो मिलती है, जैसे बोलता है कि आगरा और दिल्ली जो हैं ये लंदन और फ्रांस से भी बड़े शहर हैं, फ्रांस के भी बड़े शहर से बड़ा है आकार और धनाढ़ प्रदेश हैं। और मनुची इटली का चिकित्सक था, यह यूरोप कभी वापस नहीं गया, ये भारत में ही बस गया था। अगले सवाल पर चलते हैं कि अलबरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलबरूनी इसका भारत वृत्तांत बड़ा ही विस्तृत है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया है।
उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेद, पुराणों, भगवद गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। 18 का आंसर हो जाएगा कि 18 को हो जाएगा बी, दूसरा सही है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी, अतः कथन 1 गलत दिया हुआ है। अब यहाँ पर यात्री हैं और उसका वृत्तांत दिया हुआ, इसमें से आपको पहचानना है। उसके अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार के वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत में सबसे बड़ा था। तो ये वृत्तांत है इब्न बतूता का। इसका वृत्तांत आप NCERT जो पुराना वाला है उसमें आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं 20 नंबर पर। अगला सवाल है कि इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। पहला ऑप्शन है कि बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। भारतीय कृषि का इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण करवा कर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। भारतीय माल की मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया मांग थी। भारतीय सूती कपड़ा, महीन मनमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था। इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कि बी गलत दिया हुआ है। सुल्तानों ने जब नहरों का निर्माण नहीं भी करवाया था, उससे पहले ही भारत की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ के साल में 4-4 फसलें भी उपजाई जा सकती थी। इसलिए इसका बी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण किया है? तो ये यात्री है बर्नियर। इसने देखा था सती होते हुए, सती प्रथा का इसने आंखों देखा हाल वर्णन किया है। इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों के द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था। महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वे व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों ही सही दिए हुए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर कर देना जहाँ भी संभव हो सके। ओके, इससे भी और अच्छे कंटेंट ज़रूर में आपको मिलेगा इसी चैनल पर। बादशाहनामा, हुमायूंनामा, चार चमन, मुतकाब्त उत तवारीख, इसके लेखक को आपको चुनना है। इनमें से मैच कीजिए वीडियो पॉज करके, बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो ये है अब्दुल हामिद लाहौरी। एक का 4 देखो इनमें से कौन है? 3 में एक का 4 दिया हुआ है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। चार चमन के लेखक कौन है? तो चंद्रभान नाम है। चौ से चंद्रभान भी है, चार चमन भी है। मुतखाब उल तवारीख ही अब्दुल कादिर बदायूनी का लिखा हुआ किताब है। तो इसका आंसर बी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई है। विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए केवल 1 सही हो जाएगा। अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादशाहनामा लिखा गया है। ओके, और 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। उसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद किया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अनुवाद किया गया था। इसलिए 2 आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा, आलमगीर नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद काजिम के द्वारा किया गया था आलमगीर नामक, और औरंगजेब के समय में लिखा गया था। ये औरंगजेब के समय में लिखा गया था ये। अगले सवाल पर चलते हैं कि खफी खां, हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी, इसके सामने लिखा हुआ है मुख्तात उल तवारीख। हसन निजामी के सामने लिखा हुआ फतुह उस सलातीन। जियाउद्दीन बर्नी के सामने लिखा हुआ फतवाए जहांगीरी। यूपीएससी सहित किसी भी पीसीएससी एग्जाम को अगर आप देते हैं, बीपीएससी देते हैं, यूपीपीएससी देते हैं, उसमें आपको इस तरह के सवाल धड़ल्ले से मिलते हैं लिखे हुए। ऑप्शन में इस तरह के नाम आपको मिलते हैं। पूर्व मध्यकाल हो या प्राचीन भारत हो, वहाँ की किताबों से या मॉडर्न हिस्ट्री के पत्र पत्रिकाएँ किताब जो हैं, जरूर एक आध सवाल टकराते हैं। गारंटेड होता है कि एक सवाल आएगा आपका। ओके, इसे ढंगपूर्वक करना, इन सबको याद रख लेना। इसमें केवल 3 सही मैच है। जियाउद्दीन बर्नी फतवाए जहांगीरी है। बाकी मुतखाब उल तवारीख नामक पुस्तक बदायूनी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि मुतपाद उल तवारीख किसके द्वारा हो गया? बदायूनी के द्वारा हो गया, जिसे तारीख़ बदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। खफी खान ने मुतकाब उल लुबाब नामक पुस्तक लिखी है। फुतुह उस सलातीन लेखक इमामी तथा ताज उल मासीर के लेखक हसन निजामी हैं। ओके, मैच हो गया सबका। अब तो
निम्नलिखित वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है? तो भारत की ये पहली रचना थी राजतरंगिणी, जिसको इतिहास की प्रमाणिक बुक मानी जाती है। जैसे इतिहास लेखन किया जाता है वैसे ही लिखा जाता है, वैसे ही लिखा गया राजतरंगिणी। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। उससे पहले की जो बुकें होती थी उसमें कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था, जिसको इतिहास की बुक नहीं मानी जाती थी प्रमाणिक तौर पर। अगले पर चलते हैं। तूतीनामा, अमीर खुसरो, तुबकाते नासरी, जियाउद्दीन बर्नी, फुतुह सलातीन इसामी लिखा हुआ है। इसके देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तूतीनामा जिया नक्शवी ने लिखा है। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की बुक है। फुतुह सलातीन ये इसामी की बुक है। किताबुल हिंद में अलबरूनी ने किसकी चर्चा की है? तो ये भारत के बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हर चीज़ की, कानून व्यवस्था, सामाजिक विभाजन, खगोल विज्ञान, धर्म, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान, हर चीज़ की चर्चा करता है ये। मुल्ला दाऊद के और दामोदर कवि, सोमनाथ और अमीर खुसरो लिखा हुआ है। चंदायन, आसिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। अब इनको मैच करना है किसने कौन सी बुक लिखी है। यूपीएससी के लिए तो ये सब सामान्य से सवाल होते हैं, अगर ये सब पूछे गए तो अच्छा आ जाता है, पेपर आसान माना जाता है, इसलिए ढंगपूर्वक इसको करना है। इसका आंसर बी दिया हुआ है, यानी कि मुल्ला दाऊद का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा इसका 1 चंदायन। उसके बाद से दामोदर कवि ने लिखा है पद्मावती कथा। सोमनाथ ने कौन सा लिखा है? तो ये राग विबोध लिखा है। अमीर खुसरो की आसिका है। इसका आंसर बी दिया हुआ है। अब है भारत में यूरोपियों का आगमन। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी पर चलेंगे। ज्योग्राफी के बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं, ध्यानपूर्वक ज्योग्राफी को भी करना है। बहुत ही अच्छे सवाल, जहाँ सीधे सीधे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था मद्रास में। ओके। अगला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया था? सबसे पहले सूरत में स्थापित किया था फ्रांसीसियों ने। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1668 में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापना की गई, अतः विकल्प बी सही होगा, सूरत में। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मछलीपट्टनम, वर्तमान मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा। निम्न से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी? अफीम, कॉफ़ी, मिर्च और पान। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा मिर्च, जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई थी। हालांकि कई लोग जो इस दावे को खारिज करते हैं कि भारत में भी कई ऐसे भाग हैं, जैसे नागालैंड का एक मिर्च है जो वहाँ की देशज प्रजाति है, वो दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है। तो बोला जाता है कि भारत में ही मिर्च पहले से ही था। हाँ, इन्होंने तंबाकू और आलू जैसी चीज़ें ज़रूर लाई थी भारत में। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? जॉब चार्नॉक अगस्त 1690 में सूतानती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बन गया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। फोर्ट विलियम के निकट में एक दुर्ग का निर्माण किया। दोनों को देखिए, इसमें से सही आपको देखना है। आपने पढ़ा तो होगा ही हिस्ट्री, इसमें से आपको ढूंढना है। ओके, अगले पर चलते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो केवल 1 सही दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि फ्रांसीसियों ने जो फोर्ट विलियम लिखा हुआ है वो गलत है। जो अंग्रेज है ना, उन्होंने ही यहाँ पर किलेबंदी बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया था, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। ओके, किसने दिया था? 1698 में अजीम उस्सान द्वारा अंग्रेजों को सूतानाती, कलकत्ता, कालीघाट और कलकत्ता गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी मिली। इन्हों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी, इसलिए इसका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपनी व्यापारिक कोठी सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? ये रूसी और जर्मन हो जाएगा, ये कभी नहीं आए भारत में, बाकी ये सब आए भारत में। 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में किस बात से प्रेरित हुए थे? जो भारत के जो मुगल शासक थे वो क्यों अंग्रेजों से वार्तालाप करते थे, क्यों उनको भारत में व्यापार करने की इजाज़त ही दिया उन्होंने? तो देखो, उनकी वजह से भारत का जो वो थे ना, उससे क्या होता था ना कि भारत का एक तो व्यापार बढ़ता था, है ना। तो इसका मूल कारण क्या था? इसका मूल कारण हो जाएगा कि 1612 में स्वेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुई और पुर्तगालियों को हराने के लिए अंग्रेज सक्षम थे, इसलिए भी अंग्रेजों को मुगल जो हैं वो उनको देते थे कि हाँ भाई तुम व्यापार कर सकते हो। और दूसरा ये भी था कि उनकी वजह से भारत का व्यापार काफ़ी बढ़ता था।
समझ रहे हो ना। और पुर्तगाली जो थे ये इस समय बंगाल की खाड़ी में हुगली को बेस बनाकर और अरब सागर में कार्टेजेना व्यवस्था को लागू करके लूटपाट भी खूब मचाते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों से किसने भारत के हीरों और हीरे की खाद्यान्नों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो ये है बैप्टिस्टा टेवर्नियर। ओके। मृदा का स्वरूप तथा उपज के गुणों का आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, उपज के गुण और भूमि राजस्व के आधार पर मूल्यांकन राजस्व का, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इनमें से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन है? तंबाकू और लाल मिर्च ये पुर्तगाली हो गए। युद्ध में चलती फिरती तोप तो बाबर ने भी यूज किया था। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों पर आधार भूमि राजस्व का, ये तो आपका जो टोडरमल व्यवस्था है उसमें भी देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों की इसमें से भारत की कोई भी देन नहीं हो सकती। इसका आंसर डी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज कौन से थे? तो ये यूपीएससी का 2018 का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2018 का सवाल पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कपास, रेशम, सोरा और अफीम यहाँ से मुख्य उत्पाद थे जिसका निर्यात किया जाता था। इसको ध्यान में रखना, ये एनसीईआरटी से पूछा हुआ सवाल है। किस गुजराती पायलट चालक ने वास्को डी गामा 1498 के कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? इसका नाम था अब्दुल मजीद। 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए। इसका कारण क्या था? क्यों वो भारत की तरफ आए? यूरोप में कृषि विकास एवं विस्तार, आंतरिक व विदेशी व्यापार की वृद्धि हेतु नए बाजार की तलाश, रेशम, मसाले और औषधि की मांग। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल तीनों ही कथन सही दिए हुए हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डांडा, राजौरी और दाभोल को खूब लूटा। अल्बुकर्क की बात हो रही है। उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल दोनों ही सही दिए हुए। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आपको पता ही है वास्को डी गामा। उसके बाद से कौन आता है? पहले हम अल्मीडा लाते हैं। अल्मीडा, पहले हम अल्मीडा लाएंगे, फिर उसमें बुक रखेंगे यानी कि अल्बुकर्क। इसको ध्यान रखना कि ऐसे ही ये कई बार सीक्वेंस लगाने को भी दे देगा। और अल्बुकर्क ने ही 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। अगले पर चलते हैं। फ्रांसीसी व्यापारी केंद्र हारमूज, डच व्यापारी केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज, बारूद का स्रोत सॉल्ट पीटर। अब इसका आंसर क्या हो जाए? कौन कौन से सही, कौन कौन से गलत? तो सी हो जाए। केवल 3 यहाँ पर सही सुमेलित है। अंग्रेजों ने 1662 में फ्रांसीसी फौज की मदद से पुर्तगालियों के अड्डे हारमूज पर कब्जा कर लिया, यानी कि पहला तो गलत ही हो गया। अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापार के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज का एक केंद्र के रूप में स्थापित किया था, यानी कि अंग्रेजों का ही केंद्र था फोर्ट सेंट जॉर्ज भी। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तीसरा बिल्कुल सही है, सॉल्ट पीटर वाला। डचों के संदर्भ में भी तथ्यों पर विचार कीजिए। इन्होंने गोलकुंडा के शासक के फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व स्थापित किया। इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था। इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। अब इसके आंसर पर चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही। अब इसमें से चुनिए आप 1, 2, 1, 4, 1, 2, 3 उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 सही दिया हुआ है। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो वो मछलीपट्टनम में उनकी पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। इसलिए चौथा गलत हो जाएगा, बाकी तीनों तो सही दिए हुए हैं। अगले पर चलते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। डच व अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ों पर ढोना भी शुरू कर दिया। आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। अब ये बताना इसमें से कौन कौन से सही हैं। थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसमें से कौन सा गलत है। 15 के आंसर पर चलते हैं। 15 का आंसर हो जाएगा कि डी। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, कोई सा भी गलत उसमें से नहीं था। अंग्रेजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री पुख्ता की। फारसी फौज की सहायता से हारमूज पर कब्जा कर लिया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। नील, कपड़ा, कच्चा रेशम, सॉल्ट पीटर कहाँ से कौन सी चीज़ लाया जाते थे? अब ये बताना है आपको। नील, कपड़ा, कच्चा रेशम, सॉल्ट पीटर गुजरात, कोरोमंडल, बालासोर और बिहार। बिहार से कौन सा चीज़ लाया जाता था? एक को भी मैच करो तो देखो आंसर निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सॉल्ट पीटर को बिहार से मैच कर लीजिए। डी का 4 तो बाकी सारे मैच हो जाएंगे। ए का 1 हो जाएगा। नील कहाँ से? तो नील हो जाएगा गुजरात।
कपरा कोरोमंडल के तट, कच्चा रेशम बालासोर उड़ीसा से और सॉल्ट पीटर बिहार से। ओके, अगले पर चलते हैं। 18वीं सदी के भारतीय विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई। इसमें भारत में सर्वाधिक तेजी से सोना और चांदी का आगमन हुआ। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। 18वीं शताब्दी के भारतीय विदेश व्यापार उस समय में यही स्थिति थी। इसी के बाद स्थिति खराब होनी शुरू होती है धीरे धीरे। जब उनका द्वितीय आर्थिक शोषण का काल शुरू होता है, उस समय हमारा सबसे ज़्यादा शोषण होता है। 1833 तक आते आते तो ऐसी हालत हो गई थी कि विलियम बेंटिक क्या बोलता है कि भारत के मैदान जो है बुनकरों के हड्डियों से पट गए हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अंग्रेजी व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने मछलीपट्टनम के बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज को व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। उन्होंने गुजरात से लेकर हुगली तक, मछलीपट्टनम से लेकर सिंधु नदी तक व्यापारी वर्चस्व बनाए रखा। अंग्रेजी व्यापारियों के बारे में दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं, बस खत्म होने वाला, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी शुरू होगा। जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वेदांत सबसे पुराने हैं। पुर्तगाली राजा जेसुइट प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि रखता था। तो जो पुर्तगाली और अंग्रेज भारत आए थे, इसमें सबसे बड़ा एक ये भी रीजन था कि भारत में ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। ये सच्चाई थी। मिशनरी बहुत सारे भारत में आए थे। सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही दिया हुआ है। मुगल दरबार और जेसुइट सोसाइटी जीसस के बारे में बताना है आपको। सर्वप्रथम औरंगजेब ने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूतमंडल गोवा भेजा था। आपको लगता है औरंगजेब भेजेगा? अगला है कि पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में पहुंचा था। पहले जेसुइट शिष्टमंडल का न्योता पारदे रुडोल्फ एक्वावीवा था। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासकारों द्वारा दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सही है। अकबर ने बुलाया था उनको, औरंगजेब ने नहीं बुलाया था। औरंगजेब इतना कट्टर था, वो किसी दूसरे धर्म के लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सवाल। ध्यानपूर्वक करना, और इस तरह के सवाल इस बार पूछे जा सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कथन ए दिया रहता है, कथन आर दिया हुआ रहता है। इसमें क्या करना होता है? कथन ए के बाद यदि शब्द लगा दीजिए। जैसे गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। यदि जो नदी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है। कोई आपको दिख रहा है इसमें कोई मेल मिलाप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले का? छठा का आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आल गलत है। अगले सवाल पर चलते हैं कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक है? तो ये 6000 मीटर तक जो गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश बिहार का मैदान, इसमें आप खोदते जाएंगे तो 6000 मीटर तक आपको सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। उसके बाद आपको पत्थर और जो अन्य चट्टान हैं उसके स्रोत मिल सकते हैं। ओके, अगला पर चलते हैं कि अगला है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। चौथा गलत दिया हुआ है। आदि शंकराचार्य जिन्होंने पीठ स्थापित की है उसमें बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ नहीं आता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। अगले सवाल पर चलते हैं कि सूची मैच करना है आपको। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, भागीरथी अलकनंदा, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडर नदी, विष्णु गंगा और मंदाकिनी नदी। मैच कीजिए वीडियो को पॉज करके। बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? इन्होंने बोला है कि आयोग ने इस विकल्प को बी माना था। सही आंसर, आयोग ने इसको बी माना था, यानी कि ए का 2 माना था, बी का 4 माना था, सी का 3 माना था और डी का 1 माना था। लेकिन इन्होंने क्या बोला है ये भी मैं बता देता हूँ। प्रश्न सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः रुद्रप्रयाग का किससे होगा? अलकनंदा मंदाकिनी से, कर्णप्रयाग का अलकनंदा पिंडर से और देवप्रयाग का भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है। जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलित नहीं है।
नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी को माना था। स्पष्ट हो गया कौन किससे मैच करता है। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना, बारीक चीज़ें होती हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को बहुत ज़्यादा। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? इसका आंसर अलकनंदा, ये हो जाएगा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है, को चिन्हित करिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भाग से ही निकलती है। सोन, शारदा, सरयू, रामगंगा, गोमती। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल फूलर झील है, जिसे पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है ये? पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ शहर है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय यमुना नदी मृत हो जाती है, क्योंकि क्या लगाना इन दोनों के बीच में? क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। क्या असतत वाहिनी नदी है यमुना? ये तो ग्लेशियर से निकलती है, तो यानी कि आर तो गलत होना चाहिए। ये सही है परंतु आर गलत है। क्या लगाना है बीच में इनके? ऊपर मैंने यदि बोला था, कहीं कहीं पर यदि का उपयोग होता है, कहीं कहीं पर क्योंकि का उपयोग होता है। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्योंकि लगाइए। अगर इसका लॉजिक ये बैठ रहा है तो वो सही हो जाएगा दोनों। अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो दोनों सही हो सकते हैं, एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं हो सकते हैं, या तो एक गलत होगा इसमें से। ओके। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से रामगंगा जो है ये गंगा नदी की सहायक है। रामगंगा के किनारे ही है जिम कॉर्बेट। ओके। यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये बंदरपूछ है, बंदरपूछ। यमुना नदी निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है 2019 ईस्वी का। इसको आपको क्रम से लगाना है। बेतवा, केन, सिंध और चंबल, ये यमुना नदी सभी सहायक नदियां हैं। ये एमपी और यूपी में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, और राजस्थान में ये ऐसे नीचे यमुना में मिलती हैं, और यमुना फिर इलाहाबाद में किससे मिल जाती हैं? गंगा जी से मिल जाती हैं। बेतवा, केन, सिंध और चंबल, इनको मैच करना है कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर में आपको लगाना है इनको क्रम में। लगाइए इनको क्रम में। इसका आंसर हो जाएगा ए 4 3 1 2, यानी कि सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका चंबल 4, फिर सिंध आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेतवा, फिर आ जाएगा केन नदी। 4 3 1 2। ओके। निम्न से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। सोन तो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, अमरकंटक से निकलती है सोन। जहाँ से सोन नदी निकलती है वहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है। सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी होते हुए पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर एस्चुरी का निर्माण करती है। राजस्थान बोल रहा हूँ, एमपी गुजरात की नदी है मुख्य रूप से ये। निम्न कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बेतवा। बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? ये निकलती है आपकी विंध्यन पहाड़ी से। सी आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है किस में? तो ये मिल जाती है यमुना की सहायक नदी है बेतवा। अगला है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अभी मैंने बताया नर्मदा इसका आंसर हो जाएगा। देखो बीपीएससी यूपीएससी दोनों पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? ये उदाहरण है भ्रंश घाटी का। और किसके किसके बीच में नर्मदा बहती है? नर्मदा के ऊपर है विंध्य श्रेणी, ये है विंध्य श्रेणी, और नर्मदा के नीचे है आपका सतपुरा की श्रेणी, और इसके बीच से नर्मदा नदी बहती है। और इसी के समानांतर एक है ताप्ती नदी। ओके। ये सतपुरा और सतमाला के बीच में बहती है ताप्ती। नर्मदा किसके बीच में? विंध्य के बीच में और सतपुरा के बीच में बहती है नर्मदा, और सतपुरा और सतमाला के बीच में तापी नदी बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये नर्मदा नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्न से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो यह संरचनात्मक मूल इसका नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है। निम्न से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बार बार वही पूछ रहा है। तो इसमें से देखो यहाँ पर किया दिया, भारत की में पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करके एस्चुरी बनाती है। तो डी और सी दोनों ही होगा। ई ऑप्शन हो जाएगा बीपीएससी के हिसाब से।
और अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है, डी हो जाएगा ताप्ती। निम्न कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? बार बार वही सवाल पूछ रहा है, तापी हो जाएगा। ओके, इसका भी वही हो जाएगा। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो ये राजनांदगांव है, ये नर्मदा बेसिन का भाग है। छत्तीसगढ़ के उपयुक्त जनपदों में से राजनांदगांव है, जो किसका भाग है? तो ये नर्मदा बेसिन का भाग है। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है कहाँ से? तो देखो, सोन और नर्मदा जो है ये तो निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से, लेकिन महानदी का उद्गम सिंहवा पहाड़ी धमतरी से होता है। तो इनका इसलिए कोई आंसर इसमें से नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। ब्रह्मगिरी हिल है कर्नाटक में, वहीं से निकलती है ये, और तमिलनाडु में अपना मुहाना बनाती है। निम्नलिखित नदियों से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये है कावेरी नदी। पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और गोदावरी को लंबाई के आधार पर भी कई लोग दक्षिण की गंगा कह देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अनुसार गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश सेवा आयोग जो है यूपीपीसीएस, उसने कावेरी के आंसर इसका दिया था। कृष्णा नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चल रहा है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी का सही क्रम अनुक्रम कौन सा है? लंबाई के क्रम में लगाना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लंबी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर तापी। महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। नर्मदा किसकी है? तो एमपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की है। तापी ये एमपी की नदी है, और गोदावरी आपको पता ही है, अमरकंटक से निकलती है गोदावरी। नीचे दिए गए नदियों के नाम दिए हुए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ करके, ऊपर एक जगह मैंने इसका गोदावरी का बोल दिया, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ी पर, छत्तीसगढ़ में है स्थित, छत्तीसगढ़ के उत्तरी सीमा का भाग है। यहाँ पर थोड़ा सा एमपी का भी बॉर्डर लगता है। जो गोदावरी नदी है ये त्र्यंबक श्रेणी है, त्र्यंबक पहाड़ी है, महाराष्ट्र के नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में वहाँ से निकलती है। ओके, और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। 1465 किलोमीटर लंबी है ये, अब ध्यान में रहेगा। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है। इनको सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी नदी के क्रम में आपको लगाना है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। ओके, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि सबसे पहले 3, 2, 4, 1 आ जाएगा। गोदावरी सबसे लंबी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। जो इनमें से कृष्णा नदी है ये आपका कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ओके, निम्नलिखित नदियों से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, बी आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर 2015 गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का कार्य पूरा हुआ। उल्लेखनीय नदी जोड़े परियोजना के तहत प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से 16 लिंक और हिमालयी नदियों से 14 लिंक निर्मित किए जाने का प्रस्तावित है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम है? ये अपना भारत है, इसमें इस तरफ बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण में आपको क्रम लगाना है। ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ ए, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई, यही क्रम होगा। इसको ध्यान में रखना, मैप बना के बना सकते हैं आप ऐसे करके सारी नदियों का। इसका आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न से कौन से अपवाह तंत्र रखती हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से। अगले पर चलते हैं। देखो अब कौन किस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये विश्व के प्रमुख सागरों से संबंधित क्वेश्चन है। कल रात में मैंने एक वीडियो डाला था कैस्पियन सागर के बारे में और हिमालय के बारे में। तो कैस्पियन सागर के बारे में जो मैंने बताया था उसमें से एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर पूछा गया है, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो ये है आपका कैस्पियन सागर के किनारे स्थित। कैस्पियन सागर के किनारे कितने देश हैं ये आपको बताना है। कल रात को मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया था। टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? ये है आपका काला सागर। ओके, टर्की के उत्तर में काला सागर है, पश्चिम में एजियन और मरमरा का सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। अगला है टर्की किनके किनारे मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है।
टर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर है। काला सागर और भूमध्य सागर टर्की को क्रमशः उत्तर और दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं, अतः बी सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाना है आपको। तो सबसे पहले भूमध्य सागर आ जाएगा, फिर काला सागर आ जाएगा, फिर कैस्पियन सागर आ जाएगा, फिर अरल सागर आ जाएगा। अरल सागर लगभग में सूख गया है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कहा जाता है इसको, इनलैंड वाटर में सबसे बड़ा सोर्स है। काला सागर पता ही है, रूस यूक्रेन वाला भी जो यहाँ पर वॉर भी चल रहा है, ओके। और भूमध्य सागर तो आपको पता ही है। आंतरिक सागर कौन सा है? ये है कैस्पियन सागर, इनलैंड सागर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये दुनिया में किसी भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है, देखो ये क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था, घटना चक्र से सीधा सवाल पूछा हुआ था। तो ये उत्तरी अटलांटिक का भाग है सारगैसो सागर। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? यहाँ पर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है और विशिष्ट समुद्री वनस्पति भी यहाँ पर पाई जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक के सागर के बीच में स्थित है ये सारगैसो सागर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो ये है सारगैसो सागर, क्योंकि सागर के मध्य में स्थित एक सागर है। अपनी विशिष्ट जलवायु और विशिष्ट समुद्री वनस्पति के लिए जाना जाता है इसको। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी की धारा, दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम सारगैसो सागर रखा हुआ है। अगला है कि इटली, सिसिली, सिरेडिना और कोर्सिको से घिरे सागर का नाम बताइए। तो ये भूमध्य सागर का एक छोटा सा भाग होगा जो इन सब द्वीपों के माध्यम से घिरा हुआ है। तो ये है टेरहेनियन सागर, टेरहेनियन सागर है ये। निम्नलिखित कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? तो ये है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसके बीच में है अरल सागर और ये सूख गई है लगभग में पूरी की पूरी। निम्न से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चाड जो है इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। बाकी अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया ये सब किसके किनारे हैं? तो ये सब भूमध्य सागर के किनारे देश हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला हुआ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉर्डन। निम्न से कौन सा सबसे गहरा सागर है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा सागर है, ए आंसर हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, इनको मैच करना है। सागर से लगा हुआ देश मैच है कि नहीं। एड्रियाटिक सागर के सामने अल्बानिया लिखा हुआ है, काला सागर के सामने क्रोएशिया लिखा हुआ है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान लिखा हुआ है, भूमध्य सागर मोरक्को लिखा हुआ है, लाल सागर सीरिया लिखा हुआ है। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 3, 4 जो है वो सही दिया हुआ है। जो एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सही दिया हुआ है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान सही दिया हुआ है, उसके बाद से जो भूमध्य सागर के सामने मोरक्को ये भी सही दिया हुआ है। अगले पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ये पूछा गया है, नहीं है। सीरिया, टर्की, उसके बाद से कौन से हैं? जॉर्जिया और बुल्गारिया। इसमें से सीरिया जो है वो उसके तट पर स्थित नहीं है, बाकी सब इसके आंसर हो जाएंगे। अब महासागरीय धाराओं पर हम लोग पहुंच गए। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ सवाल और होंगे बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित में कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? पृथ्वी का अपवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। घनत्व के कारण भी जल धाराएं चलती हैं, वायु दाब के कारण भी चल सकती हैं, हवा के कारण भी, और पृथ्वी का अवतरण 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, तो दूसरा तो गारंटेड सही होगा। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, दूसरे का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही दिए हुए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? कौन सा एक कारक है जिस कारण हिंद महासागर में धाराओं की जो नियमित दिशा होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है? इसका आंसर बी, हिंद महासागर मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, जिसके कारण कुछ महीने ऐसे चलती हैं पानी और कुछ महीने इसके विपरीत चलती हैं।
अगुलहास धारा चलती है कहाँ पर? तो ये हिंद महासागर में चलती है, ए आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगुलहास धारा हो जाएगा इसका। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, मतलब ठंडी जलधारा नहीं है, ये पूछा गया है। तो अगुलहास जो है ये आंसर हो जाएगा, गर्म जलधारा है ये। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो ये है आपका नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है ये गर्म जलधारा है। नॉर्वे बिल्कुल उत्तरी पोल के नज़दीक में स्थित एक देश है। यहाँ पर जीवन संभव इसी धारा के कारण हो पाता है। वहाँ की पानी गर्म रहती है और वहाँ मछली उत्पादन हो पाता है, लोगों का रहना सही से हो पाता है, नहीं तो वहाँ इतनी ठंड है कि लोगों का जीवन दुर्वाह हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो यह बेंगुला की धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की। यह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, अतः विकल्प बी सही दिया हुआ है, बेंगुला की धारा। और दक्षिणी अफ्रीका के पास प्रवाहित होती है ये दक्षिणी अटलांटिक में। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो ये बेंगुला की धारा, अभी हमने पढ़ा अटलांटिक की धारा है ये। कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो यह कनारी की जलधारा है। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वो कौन सी है? पेरुवियन धारा है। ये तीनों से भिन्न है, ये तीनों ठंडी है, पेरुवियन गर्म जलधारा है। अगले पर चलते हैं। और पेरुवियन का संबंध किससे? दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर से धारा से है। ओके, ये भी याद रखना, वो उन तीनों का संबंध अटलांटिक से था, इसका दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से संबंध है, इसके कारण भी वो अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? यह पेरुवियन हम्बोल्ट। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये हो जाएगा बी हम्बोल्ट धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर गलत दिया हुआ है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा। मैंने उसको पेरुवियन को हम्बोल्ट को बोल दिया था गर्म जलधारा, जबकि वो शीत ही है, वो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में बहती है, इसका ध्यान रखना। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत दिया हुआ है, बी आंसर गलत हो जाएगा इसका। गल्फ स्ट्रीम खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, एक धरातलीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, तो महासागरीय धारा होती है गल्फ स्ट्रीम। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरीप की ओर आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। दिए गए मानचित्र में देखो ये क्या है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के पास ये पूछ रहा है ये कौन सी धाराएं हैं? इसका आंसर है डी बेंगुला और गिनी की जलधारा है ये। ओके, गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू की धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इनको मैच करना है। अब इनको मैच कीजिए कौन से कहाँ पर बहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा गर्म जलधारा, बी का 2 हो जाएगा पश्चिमी वायु प्रवाह से पश्चिमी वायु क्षेत्र की ओर। पेरू की धारा प्रशांत महासागर बहती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन सी है? तो ये हिंद महासागर में बहती है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम वाली धारा, ए आंसर हो जाएगा इसका। विषुवतीय प्रतिरोधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के प्रवाहभिमुख प्रवाह की व्याख्या कीजिए। इक्वेटर पर बहते हैं करंट, उन वो पूर्व की ओर क्यों बहते हैं इसकी व्याख्या करना है आपको। तो दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण कन्वर्जेंस के कारण ये बहती हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। IAS 2015 का सवाल है। बस खत्म हो गया, लास्ट सवाल के हम लोग बढ़ गए। निम्न महासागरीय धाराओं से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी की जलधारा है, ये प्रशांत से संबंधित नहीं है। कनारी की ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित कौन गर्म जलधारा है? ये ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। अगले वीडियो में इसी तरह से और सवाल ले आऊँगा, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे सवाल बहुत अच्छे करवाए हैं मैंने, यहाँ से सीधा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच।